सबको पता है कि हमारा देश बहुत संघर्षों के बाद, बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लाखों आदमियों ने अपना बलिदान दिया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने पति, किसी ने बेटा, तब ये देश आजाद हुआ। लेकिन क्योंकि देश बहुत सालों से गुलाम था, पहले देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो राजा जो थे वो राज करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे, देश की ग्रोथ से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उसके बाद इस देश पर मुगलों का शासन रहा, उन्होंने भी देश को लूटा और उसकी ग्रोथ के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया और उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर जब देश आजाद हुआ तो देश की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। बहुत गरीबी थी, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई काम नहीं था। और देश के आजाद होने के बाद भी देश में और दुनिया में सब तरफ यही चर्चा थी कि जो देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा वो आजादी के बाद ज्यादा समय आजाद रहने वाला नहीं है। वो जल्दी ही दोबारा गुलाम हो जाएगा, क्योंकि इनको आजादी में रहने की आदत नहीं है, इन्हें गुलामों की तरह रहने की आदत है और ये दबाव में ही काम करते हैं, अंडर प्रेशर ही काम करते हैं, तो देश कभी आजाद नहीं रहेगा। अब जब ये बात सामने आई तो कैसे देश को रन करें, कैसे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करें, इसके लिए कुछ चीजें, कुछ नियम कानून तय करने जरूरी थे। तो इस पर काम किया गया और देश का एक संविधान बनाया गया जिसने देश को एक गणतंत्र देश का दर्जा प्राप्त किया और ये काम हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस काम में करीब आप ये मानिए 2.5 साल के आसपास लगा और 2.5 साल इसलिए लगा कि हर चीज को बारीकी से स्टडी किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हुआ। आप ये कह सकते हैं कि जहां भारत देश इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसका संविधान भी दुनिया में सबसे बड़ा है। और उसको बड़ा इसलिए किया गया कि किसी भी प्रकार के सिटीजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी के राइट का हनन ना हो, सबको न्याय मिले, इसलिए इसको इतना बड़ा किया गया, बृहत किया गया। अब जब इस पर काम चल रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके जनक पितामह कहलाते हैं वो इस पर काम कर रहे थे। इसमें और भी बड़े लोग इन्वॉल्व थे, बड़ी टीम का इसमें सहयोग रहा। जो देश के पहले राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी अहम योगदान रहा। तो एक दिन की बात है कि जब डॉक्यूमेंट को कंपाइल कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो पाया गया कि उसमें एक पेज मिसिंग है और 2.5 साल की मेहनत करने के बाद जो पेजेस, जो डॉक्यूमेंट लाइन अप हुए, अगर उसका एक पेज मिसिंग हो जाए, उस पेज को ढूंढना और ना मिले तो उसके बारे में सोचकर सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अब हम कैसे इसको पूरा करेंगे। आप सुनकर सरप्राइज होंगे कि जो देश के पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, मैं बोलता हूं। और आप सरप्राइज रहेंगे कि उन्होंने उस पूरे पेज को डिक्टेट कर दिया। यानी कि जो कमेटी इस संविधान को बना रही थी उसके दिमाग में इतना बड़ा संविधान पूरा अक्षर ये लाइन में छपा हुआ था। ऐसे थे उस समय के देश के नेता, उनका ब्रेन इतना शार्प था और वो अपने काम के लिए इतने कमिटेड थे। इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम जीवन में इतने कमिटमेंट से काम करेंगे तो हम देश को किसी भी उन्नति पर, प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। जहां तक बात है देश के गणतंत्र की या गणराज्य की, गण का मतलब है हम सब यानी देश की प्रजा, तंत्र ताना बाना या गणराज्य का मतलब जो जनता अपना राजा स्वयं चुनती है, ये वैसा देश है। तो यहाँ हमारी वोट पड़ती है, उसके बेस पर ही हम अपना नेता चुनते हैं, ये हमें अधिकार है और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी कि सभी के अधिकार इसमें पूरे हों। लेकिन जब अधिकार मिलते हैं, जब राइट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। ये तो हमें बोलने का भी अधिकार है, हमें कोई भी काम करने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, सबका अधिकार है। लेकिन अगर मेरे धर्म के पालन से किसी को डिस्टर्बेंस होती है, किसी को परेशानी होती है,
मेरे बोलने से अगर किसी को नुकसान होता है, पीड़ा पहुंचती है, तो वो संविधान में नहीं आता, वो गलत है। इसका मतलब चीजों को कंट्रोल में भी रखा जाए और सिस्टम से भी चले, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। आप अपने आप से उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, मान लिया आपको दूध पीना बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूध पीते ही चले जाएं। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीडम के साथ साथ कुछ ना कुछ कंट्रोल की जरूरत होती है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिससे हम अपनी हदों में रहें, हम अपने राइट से दूसरे के राइट्स का हनन ना करें। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं। जहां तक 26 जनवरी हर साल मनाने की बात है, कई बार इस पर भी चर्चा होती है। तो लोग कहते हैं देखो हम एक आजाद राष्ट्र में रह रहे हैं और हम सिर्फ 1 या 2 दिन ही देश की बात करते हैं, या आप कह लें कि देश में 3 नेशनल डे मनाए जाते हैं, उस दिन बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये बेहद जरूरी है। जब हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, हम अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं, हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि हर दिन हम शायद समय ना दे पाए, लेकिन इस दिन हम समय जरूर देते हैं। और जब आदमी विचार करेगा और जब समझेगा कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सर्टेनली वो उसके डायरेक्शन में काम करेगा और अपनी जिम्मेवारियों को बेखूबी दिखाएगा। और ये बेहद जरूरी है। इसलिए 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या 2 अक्टूबर, इसको मनाना बेहद जरूरी है। इसमें पार्टिसिपेशन हमारा बेहद जरूरी है। ये दूसरी बात है कि कोरोना के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा है, लेकिन हम इसे अपने इंडिविजुअल लेवल पर ऑनलाइन भी मना सकते हैं। जहां तक एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेवारियों की बात है, आप किसी भी राजनेता की बात करें, किसी स्टेट्समैन की बात करें, किसी फ्रीडम फाइटर की बात करें, सबने देश को सर्वोपरि बताया है। कंट्री फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। जब आप देश को ऊपर रखकर चलते हैं तो चाहे धर्म है, चाहे जाति है या कोई और चीज है, वो सब पीछे रह जाती है। अगर हम धर्म जाति के मुद्दों में अटकेंगे तो हम देश को पीछे छोड़ देंगे। तो हमें पहले ये तय करना होगा कि अगर देश है तो हम हैं, और हमारे से देश नहीं होने वाला। तो हमने पहले देश को प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद अपने आप को तरजीह देनी है। और इसके लिए क्या करना है? जो भी हम काम करें, जो भी हम फैसला लें, उस फैसला लेने से पहले हमें दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा कि मेरे इस फैसले से दूसरे पर क्या असर पड़ता है, उसका कोई नुकसान तो नहीं होता। इसलिए जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते हैं तो उसमें गांधी जी का एक टैलिस्मैनिक मंत्र दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, अगर आपके फैसले लेने से किसी गरीब आदमी का भी भला हो रहा है तो इसका मतलब आपका फैसला बेहद उत्तम है, बहुत बढ़िया है। तो जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, आप इस बारे में सोच लें। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, where the mind is without fear, where the head is held high। इसका मतलब हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां हम सिर उठाकर चलें। और सिर उठाकर कौन चलेगा? गुलाम या आजाद? आजाद। तो इसका मतलब हम आजाद तभी रहेंगे जब तक हम नियमों में रहेंगे, जब तक हम दूसरे की आजादी का सम्मान करेंगे। गांधी जी ने एक और बात कही, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे। इसका मतलब वो आदमी जो दूसरे के दुख को, सुख को समझता है, उसमें भागीदार होता है, वही इस समाज का निर्माण कर सकता है। और हम क्योंकि सारे के सारे सोशल बीइंग हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक दूसरे को देखना पड़ेगा और उनके लिए काम करना पड़ेगा। और एक समाज का ही बड़ा जो वृद्ध रूप है वो एक देश बन जाता है, एक राष्ट्र बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप देश के लिए काम करने लगेंगे। तो हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना है और अपने अंदर राष्ट्र की जो भावना है उसको लाना है। और एक लाइन जो पोएम में जनरली हम यूज करते हैं, वो हमें हमेशा गुनगुनानी है, अपने दिमाग में रखनी है। वो क्या है? भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय पत्थर के समान है जो अपने देश के बारे में नहीं सोचता, जो समाज के बारे में नहीं सोचता, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो ऐसे दिल का, ऐसे मनुष्य का इस पृथ्वी पर होना ना होना बराबर
है। इसलिए हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है और हमें देश के बारे में भी सोचना है और उसके लिए काम करना है। जब 15 अगस्त की बात है या 26 जनवरी को परेड निकल रही है तो हम एकदम जोश में भी आ जाते हैं। देशभक्ति की जो भावना है वो हिलोरे लेने लगती है। हम कहते हैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। इसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगा। यूं तो हम सरहद पर कोरस दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर ध्वज लहराना चाहते हैं। बेशक ये ख्वाब पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है, शेरों के जो दांत गिने रक्त में वही हिमाकत है। लेकिन ये ख्वाब कब पूरा होगा? ये ख्वाब जब पूरा होगा जब हम सब अपनी जिम्मेवारियों को ओढ़ लें। हर आदमी को सरहद पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरहद सैनिक संभाल लेगा। बैठा वतन की साधना में हम भी तो कुछ अर्पण कर दें इस वतन की आराधना में। और वो हम क्या अर्पण कर सकते हैं? हम विद्यालय में हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं वो छात्र हैं और कुछ अध्यापक हैं। अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और बच्चों को राष्ट्र का भविष्य। यानी अगर देश की उन्नति आप भविष्य में चाहते हैं तो इन दोनों को सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, राष्ट्र निर्माता को भी और राष्ट्र के भविष्य को भी। और इनको क्या करना पड़ेगा? अध्यापक को अपनी भूमिका याद करनी पड़ेगी। अध्यापक को समझना पड़ेगा जब मैं पढ़ाऊं तो मन से पढ़ाऊं, बच्चे में बदलाव लाऊं। अगर बच्चा बदलेगा तो समाज बदलेगा और देश बदलेगा। और बच्चा जब पढ़े तो समझे मेरी जिम्मेवारी बड़े मन से तन से पढ़ाई करने की है, और जब मैं पूरा मन लगाकर पढ़ूंगा तो मैं समाज के लिए काम करूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा और देश को एक नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर हम दोनों मिलकर इस सोच से काम करेंगे तो हम देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं और भारत जो आज एक डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ ही आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।